हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में हम पढ़े थे आखेटक खाद्य संग्राहक। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3। शीर्षक है आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। जसपाल और हरप्रीत दो ऐसे बच्चे हैं, वो अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे। उसने देखा कि कुछ लोग एक खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर करते थे। कुछ गली के बच्चे जो हैं उस खंडहर घर को कौन सा घर कहते थे? भूतहा घर। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, इसकी वास्तुकला को देखो कि कैसे बनाया है। वास्तुकला मतलब कैसे बनाया गया है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशा देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करने की व्यवस्था रखे या करे व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। जसपाल और हरप्रीत ने सोचा कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। ये दोनों मन में सोचने लगे। हड़प्पा की कहानी। अब हड़प्पा की कहानी सुनिए। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। बात सही है, अक्सर पुरानी इमारतें जैसी हैं वो अपनी कहानी बताते हैं कि कब, कहाँ और कैसे वो इमारत बनी थी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को क्या मिला? हड़प्पा का पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा जो है आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। हड़प्पा के खंडहरों को उखाड़कर उसने क्या किया? रेलवे लाइन बिछा दी। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इससे कई इमारतें क्या हो गया? पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। हड़प्पा क्या था? सबसे पुराने शहर में से एक था। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली है उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। जो चीज़ मिली है, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इन चीज़ों का निर्माण क्या हुआ था? लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन एक इसमें से ही बन गया। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। बात सही है। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? हाँ, पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए। इन नगरों की विशेषता क्या थी? जो मिले थे हड़प्पा, इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। इन नगरों को कई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिमी भाग छोटा था, पश्चिमी जो इमारतें बनी हुई थी उसका भाग छोटा था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, और पूरब में उसका हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। लेकिन यह जो था निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई वाला भाग था उसको नगर दुर्ग कहा। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा।
और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। निचले हिस्से को क्या कहा? निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, आज भी बनाई जाती है, बात सही है। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारों पर खड़ी रही है। इनकी दीवारों पर खड़ी रही है। पक्की ईंटें तो रहता ही है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत हो, खूब मजबूत रहे। चिनाई मतलब कि उसका जो है ना पकाने का तरीका, और उसको जोड़ते जो हैं ईंटा को, उसको अच्छी तरह से करते थे ताकि मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में क्या बनाया गया था? खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? स्नानागार मिला था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल यानी कोयला की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। ठीक है, इस स्नानागार में दो तरफ से के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। उपयोग के बाद यानी कि उस पानी को वहाँ से निकाल दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। कोई इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होगा उस पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल में अग्नि साक्ष्य के कुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। जहाँ सभ्यता क्या किए जाते होंगे? यज्ञ किए जाते होंगे। यज्ञ किए जाते होंगे। मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ बड़े बड़े शहरों में क्या मिले हैं? भंडार गृह मिले हैं। आइए चित्र को देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी है, गंभीरी वाला है, चुन्होदड़ो यहाँ है, सत्याको यहाँ है, कालीबंगा यहाँ है, राखीगढ़ यहाँ है, हड़प्पा यहाँ है, रावी नदी इधर है, झेलम नदी इधर है। मानचित्र उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर, ये सब आरंभिक नगर है। धौलावड़ा, सतपुड़ा, ये क्या है? आरंभिक नगर है। लोथल भी आरंभिक नगर है। चुन्होदड़ो भी आरंभिक नगर है। ये अरब सागर के बगल में है। ये देखिए, अरब सागर इधर है, अरब सागर के बगल में ये सब है। ये देखिए, महान स्नानागार कैसा दिखता था उस समय। महान स्नानागार आजकल के ज़माने से कुछ मिलता जुलता है। हड़प्पा के नगरों में ईंटें की चिनाई, देखिए चिनाई कैसे करते थे, कितनी अच्छी तरीक़ा से ये चिनाई किया हुआ है। चिनाई करते थे। भवन, नाले और सड़कें उस समय के। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में एक अलग से स्नान करने वाला घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। अक्सर घरों की नालियों को किससे जोड़ दिया जाता था? सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी, जिसे बाद में बड़े नाले में मिला दिया जाता था।
नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ ही किया जाता था। योजनाबद्ध और नाले और जो सड़क बनाते थे उनका योजनाबद्ध तरीके से निर्माण किया जाता था। आगे टॉपिक है नगरीय जीवन, मतलब नगर का जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। बात सही है, शासक ही लोग ही सब करते होंगे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। जो इस जगह नहीं मिलता था वो दूर दूर से मंगवाते होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, लिपिक जो मुहरों पर लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए, और शायद लिपिक के बाद और कोई चीज़ लिखते होंगे मुहरों पर जो अभी तक नहीं बच पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। नगरों में जो था शिल्पकार यानी कि आर्टिस्ट स्त्री पुरुष भी होते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे, अलग अलग की चीज़ बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। बात सही है, इधर से उधर जाते भी होंगे लंबी यात्रा, और वहाँ उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। जो दूसरे देश से इधर आते थे वो किस्से कहानियाँ लाते थे, जो इसे कुछ लाया होगा तो उसकी साथ कहानी भी आती होगी। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी जिससे बच्चे खेलते भी होंगे। सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर ये देखिए, सबसे ऊपर ये सबसे ऊपर में है मोहनजोदड़ो की एक सड़क, मोहनजोदड़ो का सड़क है वैसा, और उसमें बना नाला। मोहनजोदड़ो की एक सड़क है, ये देखिए ये सड़क है, उसके ऊपर नाला है, ये नाला है नाला है। देखिए उसमें क्या है, बाईं और नीचे उसके ऊपर नाला है, नहीं, उसके ऊपर नाला है, ऊपर एक कुआं है, ये देखिए ये कुआं है, ऊपर एक कुआं है। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है, ये देखिए बाईं, ये हुआ बाईं और हड़प्पा की मुहर है। इस मुहर के ऊपर एक चिन्ह खास लिपि में लिखी गई, ये चिन्ह देखिए, ये चिन्ह खास लिपि में लिखी गई है, ये चिन्ह खास लिपि में लिखी गई है। ठीक है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। ये वैज्ञानिक को अभी तक पता ही नहीं चल पाया, कि किस लिपि में लिखी गई है, कि क्या लिखे गए हैं। प्राचीन खास लिपि में है, हड़प्पा की पता ही नहीं चल पाया किस लिपि की खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका क्या अर्थ है। दाएं ओर
नीचे पकी मिट्टी के खिलौने हैं, दाईं ओर ये देखिए मिट्टी के खिलौना है जिसे बच्चे लोग खेला करते थे। खेला करते थे। आइए अगला देखते हैं, नए और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई थी। ठीक है, हड़प्पा के नगर से प्राप्त हुई थी। पुरातत्वविदों यानी आर्कोलॉजिस्ट को जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते। सोने चांदी से क्या बनाए जाते थे? गहने और बर्तन बनाए जाते थे। देखिए ऊपर ऊपर पत्थर को देखो, पत्थर के बाट को देखो, ये देखो पत्थर, ये कितना वर्ग में है, अच्छा लगता है देखने में। ऊपर एक पत्थर को देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था, जिसमें किलो, जैसे आजकल किलो है ना, वैसी उसी प्रकार इसे बनाया गया था। मध्य में बाएं, ये देखिए मध्य में बाएं, ये हुआ बीच में मन के। इनमें से कई कार्नेलियन पत्थर से बनाए गए थे। इनमें से कई कार्नेलियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ठीक है, धागा डालकर माला बनाया जा सके। मध्य में दाएं, यानी ये देखिए पत्थर के धारदार फलक है। पत्थर के क्या है? धारदार फलक है। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली। ये मूर्ति जो कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहनजोदड़ो से मिली थी। इनमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनाया गया है। कढ़ाईदार वस्त्र ये देखिए पहनाया गया है। अब देखिए आगे में क्या कहता है। कढ़ाईदार वस्त्र बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। पत्थर का ही मुहर बनाता था उस समय। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन को बनाते थे। ठीक है, पहले मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसको काले रंग से रंग दिया करते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7000 पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास की खेती कब होती थी? 7000 साल पहले। 7000 साल पहले किसकी खेती होती थी? कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, एक पकी मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कतई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। उसका निर्माण किया था विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए कोई खास ट्रेनिंग लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। मुहरों पर नए नए डिजाइन बनाना उसे विशेषज्ञ कहते हैं। पृष्ठ 26 पर देखो, चित्र को देखो। ठीक है, वो चित्र जो ऊपर में था आदमी का, मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है।
ये देखिए कितनी अच्छी तरीक़ा से इसको बनाया गया। ये देखिए मूंछ जो है, वाह रे वाह रे, आज का डिज़ाइन है। देखिए हड़प्पा नगर के ही उस समय का डिज़ाइन है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, दोनों ही मिलकर बनाए होंगे। ये उसके मन में सवाल आता है, बच्चे के मन में। फेयंस किसे कहते हैं? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को आदमी द्वारा बनाया जाता है। बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण की गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। नीले हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से बने मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस से बने चूड़ी सब बनाया जाता था। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं का अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। जो चीज़ मिलते हैं कच्चे माल होते हैं शुरू में। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को ही कच्चा माल कहते हैं। जैसे मक्का, गेहूँ जिस कटाई होता है उस कच्चा माल का, जिससे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। कपास को ये कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ वहाँ मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। लोहा, तांबा, सोना, चांदी दूर दूर से मंगाते थे, यानी दूर दूर से वो लोग मंगाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबे का आयात किससे करते थे? राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश के ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। पश्चिम एशिया के ओमान जो है वहाँ से भी आयात मतलब मंगाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टीन का आयात कहाँ से होता है? ईरान और अफगानिस्तान से। आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। सोने की आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से। सोने का आयात कहाँ से किया जाता था? सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से किया जाता है। गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था बहुमूल्य पत्थर का आयात। पत्थर जो था बहुत चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जाता था। ठीक है, इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी तरह मुहर है। ये देखिए, एक तरह से दूसरी तरह कैसे ले जाया करते थे। ये खिलौना है और ये मुहर है। ये रेहड़ी गाड़ी इसी पर एक जगह से दूसरी जगह सामान को लाए जा करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? वो रेहड़ी का। पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? नहीं, पहिए वाले वाहनों की जानकारी नहीं दी गई थी पिछले अध्याय में। नगरों में रहने वाले लोग भोजन। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। लोग
नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। लोग अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। ठीक है। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग उस समय एक नए खोज के रूप में उभरा जाता है। इसका मतलब यही, हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, उसका हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे और जल तल गया होगा कहीं। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। लेकिन हल के आकार के उसका क्या मिला, ये देखिए, ये खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और बकरियां पालते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को ये क्या हो गया, मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर ले जाया जाता था। मतलब कि पानी पीने के लिए दूर दूर तक ले जाया जाता। वे बेर जैसे फसलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करके और मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। हिरन को शिकार करते थे, आजकल भी कई लोग करते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, उसका निरीक्षण किस तरह किया गया था, देखिए। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। ठीक है, ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। बहुत बड़ा बड़ा प्रवेश द्वार बनाया गया था उसके अंदर जाने के लिए। ठीक है। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। इस नगर में एक खुला फील्ड भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जहां मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों और पत्थरों में खोदा पाया। बड़े बड़े अक्षरों में खोदा हुआ पाया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जोड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ठीक है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल नगर में कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस नगर में क्या था? भंडार गृह, मतलब जहाँ पर अनाज को रखा जाता था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी यानी कि गोली मिट्टी पर दबाने से बने इनकी छाप मिले हैं। जब दबाने से इनकी क्या मिले? छाप मिले हैं, गोली मिट्टी से बने। इधर देखते हैं लोथल का बंदरगाह। यह एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, ये सोचा है मन में रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। समुद्र के रास्ते आने वाली क्या रुकती थी? बोट, यानी कि नावें रुकती थी। यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। यहाँ पर अनाज को चढ़ाते होंगे, लोडिंग और अनलोडिंग करते होंगे। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। मनके यानी कि कौड़ी सब बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अधबने मनके
मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं, मतलब ये सब औजार यहाँ पर मिले हैं। मुद्रा यानी मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता होता। अच्छा, मुहर का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किया जाता होगा, मुहर लगाकर। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। गीली मिट्टी का लेप लगाकर उन पर मुहर लगा दिया जाता था। मुहर की छाप या मुहरबंदी कहते हैं उनको। मुहर का छाप, उनके मुहर का छाप को मुहरबंदी कहा जाता था। उसके बाद यह एक जगह से दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाया जाता था। अगर यह छाप टूटी नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। अगर यह छाप टूटा नहीं था तो पता चल जाता था कि वो सामान टूटी नहीं थी, सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। 3900 साल पहले बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया था। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग क्या हो गया था? बंद हो गया था। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। जल निकास प्रणाली बंद हो गया। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अच्छा, कुछ विशेषज्ञों और विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। और किसी और का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। ईंटें पकाने के लिए किसकी? ईंधन का जरूरत पड़ती होगी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह के घास वाले मैदान समाप्त हो गए। बड़े बड़े झुंडों से चारागाह वाले घास समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। नगरों का अंत कितना हुआ? 3900 साल पहले हुआ था। कितना साल पहले हुआ था? 3900 साल पहले हुआ था। क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, ये देखिए, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में की बस्तियां उजड़ गई थी। आधुनिक पाकिस्तान में सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगर का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 से 8 में पढ़ोगे, मतलब अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। कल्पना करो, थिंकिंग करो, तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता यात्रा करने के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे? और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? मोहनजोदड़ो में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो रेड़ी देखेंगे। उपयोगी शब्द देखिए, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, ये सब हड़प्पा नगर में मिले होंगे। सिंचाई भी उसी समय लिए होंगे। तो चलिए, आगे की क्लास अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय माता दी।